प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा वो है सल्तनत काल में जो सत्ता के लिए अमीर और सुल्तानों के मध्य जो संघर्ष हुआ और जो इनके हितों का जो विरोधाभास है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। विशेषकर दास वंश गुलाम वंश के संदर्भ में, यानी जो सल्तनत कालीन पहला वंश है उसके संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मध्यकालीन भारत आपने पढ़ा है, सल्तनत कालीन इतिहास, उसमें कहीं न कहीं आपको इस बात के संकेत अवश्य मिल गए होंगे कि जब हम देखते हैं कि गौरी की मृत्यु के बाद जो उसका प्रमुख सिपाही सालार था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो आधे मन से और झिझकते झिझकते लाहौर की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार होता है। वो दिल्ली की गद्दी पर, यानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर शासन करने के लिए लास्ट तक भी तैयार नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे उसकी क्या सोच रही होगी। वो यही थी कि उसके पास कोई पैतृक राज्याधिकार नहीं था जिसके द्वारा वो सत्ता पर, शासन पर अपने अधिकार का दावा करता। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऐबक के बाद जब हम देखते हैं आराम शाह को पराजित करके जब इल्तुतमिश इलबारी तुर्क अमीरों के समर्थन से जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो वहाँ भी उसको प्रारंभ में गजनी के शासक यल्दौज और सिंध और मुल्तान के शासक ख़वाजा के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। और गजनी का यल्दौज की तो उसने राजकीय चिन्ह स्वीकार करके अपनी अधीनता एक तरह से स्वीकार की परिस्थितियों वश। तो मेरा ये तात्पर्य है जो आपको बताने का कि अमीर जो है, जो सुल्तान थे, शासक थे, उनके जो दरबारी थे, प्रमुख भूमिका में थे, मंत्री थे, बड़े बड़े पदों पर जो विराजमान थे, जो सुल्तान के बाद महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते थे, वो वर्ग, और एक वो वर्ग जो अपने आप में ही राज्य था, यानी सुल्तान अपने आप में ही सल्तनत थी। सुल्तान जिसकी पदवी, जैसे आप चाहे उसको किंग कहें, राजा कहें, सम्राट कहें, लेकिन जिसकी पदवी इस काल में थी सुल्तान। तो सुल्तान और अमीर, अब आप एक बात अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको के साथ शेयर करना चाहूँगा कि केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, सत्ता का एक ही हाथ में केंद्रित होना केंद्रीकरण, और जहाँ शासन के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक स्तर पर जहाँ एक व्यक्ति का नियंत्रण रहता है, हस्तक्षेप होता है, वो केंद्रीकरणीय की व्यवस्था है। और विकेंद्रीकरण जब सत्ता को विभाजित कर दिया जाता है, कई स्तरों में उसको एक तरह से बांट दिया जाता है कि ठीक है, ये दायित्व आपके, इससे नीचे ये दायित्व उसका। तो
मैं इस कोई पारिभाषिक वो आपके साथ नहीं करना कि परिभाषा नहीं दे रहा, मैं केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो स्थिति है कौन सी बेहतर हो सकती है। जब राजतंत्र की हम बात करते हैं, चाहे लोकतंत्र ही क्यों ना हो, लेकिन चलो हम राजतंत्र की बात कर रहे हैं, तो राजतंत्र में राजा का शासन, एक व्यक्ति का शासन, और वो राजा कितना हस्तक्षेप करता है। अगर वो शक्तिशाली है और अपने जो मंत्री हैं, दरबारी हैं, चाहे उनकी संख्या कोई भी हो सकती है, चाहे अमात्य भी हो सकती है जैसे मौर्य काल की तरह, चाहे सल्तनत काल की तरह अमीर भी हो सकती है, दरबारी, जो भी XYZ कोई भी हो सकती है। जब राजा शासन में प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप करता है, रुचि लेता है, मंत्रियों के कार्य में दखल देता है, अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाने का प्रयास करता है, जो राजतंत्र की एक अपनी विशेषता है, तो आप जानते हैं कि जो अधीनस्थ है, जो अमात्य हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे दरबारी हैं, कोई भी, तो हम सल्तनत काल के संदर्भ में अगर ऐसी बात करते हैं तो जो अमीर थे, सुल्तान के जो प्रमुख दरबारी अधिकारी जो मंत्री थे, अमीर, वो जब शासक शक्तिशाली होगा, शासन के विभिन्न स्तरों पर उसका दखल होगा, और जो अमीर थे वो उसके आदेशों की पालना करने वाले एक निमित्त मात्र रह जाएंगे, एक माध्यम मात्र रह जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि उनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, वो ये चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? शासक की शक्ति पर, उसकी योग्यता पर और उसकी महत्वाकांक्षा पर। अगर सुल्तान शक्तिशाली था, महत्वाकांक्षी था, तो उस काल में अमीर मात्र उसके आदेशों की पालना करने वाले एक मीडिएटर, माध्यम मात्र बन के रह गए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो आप जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वो केवल राजा सुल्तान के आदेशों की पालना करने वाले एक माध्यम मात्र थे, निमित्त मात्र थे, नहीं तो उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे, उनको कोई स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, और सुल्तान के आदेशों के खिलाफ तो जाने की वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका अस्तित्व ही खतरे में, संकट में पड़ सकता था। तो हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश के संदर्भ में, वहां भी यही स्थिति थी कि जब इल्तुतमिश ने जो तुर्क मुस्लिम थे, जिनको अपनी जातीय श्रेष्ठता पर अहम था, उसके खिलाफ इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र, सहयोगी, भरोसेमंद लोगों का एक दल बनाया, जो 40 गुलामों के दल के नाम से जाना जाता है, जिसको बर्ने ने तुर्कान ये चेहलगामी नाम दिया है। तो वो अमीर जो सुल्तान ने बनाए, उसके विश्वास पात्र थे, सिपह सालार थे, भरोसेमंद थे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो वो अमीर इल्तुतमिश जैसे शक्तिशाली शासक रहा जब तक, तो उसके आदेशों की पालना करते रहे। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में, तो अब आप देखते हैं कि इल्तुतमिश की ने जो उसकी इच्छा थी, इल्तुतमिश की इच्छा थी, और उसने घोषित भी कर दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजियाई उसकी उत्तराधिकारी बनेगी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने इल्तुतमिश की पुत्री को शासक यानी सुल्ताना स्वीकार नहीं किया। और आप देखते हैं कि 1236 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक का जो समय है सल्तनत काल में,
30 साल का जो इतिहास है वो एक तरह से सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए सुल्तान यानी सुल्तानों और अमीरों के मध्य सत्ता प्राप्ति का ही एक संघर्ष मात्र है। अब सुल्तान अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे और अमीर सुल्तानों की शक्ति को कमजोर करके अपने व्यक्तिगत हितों, स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो सुल्तान और राज्य या सल्तनत कहें उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी लालायित थे। अब आप देखें, जैसे मैं आपको नाम गिनाऊं तो आप देखेंगे कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया। रजिया ने जनता के सहयोग से गद्दी प्राप्त की। 3.5 पौने 4 साल में रजिया के जो विरोधी थे, रजिया के विरोधी कट्टरपंथी मुस्लिम मान लीजिए या स्वार्थी अमीर मान लीजिए, उन्होंने रजिया के शासन को चुनौती दी और उसको पराजित कर दिया, असफल कर दिया, निष्फल कर दिया और उसको मार डाला गया। भले ही उसमें सारी योग्यताएं थी। 1240 में बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। फिर 2 साल बाद बहराम शाह को गद्दी से हटाकर मार डाला गया। 1242 से 1246 ईस्वी के मध्य मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया गया। इसी के समय नायब ममालिक पद का सर्जन हुआ, यानी सुल्तान के नायब अर्थात सहायक, लेकिन उसको 1246 में मार दिया गया, गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया गया 1246 ईस्वी में, 1246 से 1246 से 1266 यानी 20 साल तक नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद जो 20 साल का शासन किया, क्या वो अपनी पूरी योग्यता, स्वतंत्रता, निडर निष्पक्ष होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाया? नहीं। उसके समय बलबन प्रमुख भूमिका में रहा और व्यावहारिक रूप से ज़्यादातर निर्णय बलबन और अमीरों के द्वारा ही लिए गए। यानी नासिरुद्दीन महमूद भी एक तरह से नाम मात्र का ही सुल्तान था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितने ही शासकों, सुल्तानों जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे, उनको गद्दी पर बिठाया, कठपुतली की तरह बिठाया, हटाया, मारा, काटा, विरोध हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाया गया, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति की गई। ये आप देखें कितने ही शासकों को साथ है। तो कहने का तात्पर्य है कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद और 1266 में बलबन के गद्दी पर बैठने के मध्य का जो समय है, 30 साल का जो इतिहास है दिल्ली सल्तनत का, वो सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता के लिए अमीरों और सुल्तानों के मध्य संघर्ष की कहानी है, संघर्ष का इतिहास है, जिसमें अगर हम बात करें कि इस संघर्ष में किसको सफलता मिले, तो यह निश्चित रूप से तय है कि इस 30 साल में अमीर सफल रहे
और सुल्तान असफल रहे। वो अमीरों से सत्ता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए, सुल्तान की गरिमा प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, उसको स्थापित करने में असफल रहे। और अमीर इसमें शक्तिशाली रहे, वो सफल रहे। यही कारण था कि बलबन जब गद्दी पर बैठा तो बलबन ने इस चीज को महसूस किया कि इस 30 साल में जो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, गरिमा, उसका महत्व, उसका सम्मान, उसका भय, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो उसने अपना संपूर्ण शासन, अपना जो 21 साल जो उसने आगे शासन किया शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में, उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, गरिमा, उसके सम्मान, उसके भय या यूं कहीं उसको स्थापित करने में उसने अपने राज्य के समस्त संसाधन और शक्ति लगाई। धन्यवाद।